ठीक है। तो जैसे आपकी PHP जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स होती हैं, उसी तरीके से आपकी MySQL की भी डेटा टाइप्स होती हैं, और ये सारी डेटा टाइप्स हैं MySQL की, इतनी सारी है। ठीक है, सारी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, फाइल में पूरी भेज दूंगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हम उसी पे फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो काम की हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कभी यूज़ नहीं होंगी, इसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत रेयर है, कभी अगर आ गया काम तो वो भी यूज़ होंगी, वरना जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश के सारे वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, आप वो सीखते हो जो आपको नॉर्मल डेली यूजेज में काम में आती हैं चीज़ें। ठीक है, उसी तरीके से मैं किस लिए बैठा हूँ। इसके अलावा पढ़नी हो तो नेट पे पढ़ोगे। अव्वल तो मेरे ख्याल से ये सारी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, सारी लिखी हुई है। इनके अलावा अगर कोई अपडेट आती है फ्यूचर में तो आपको नेट से मिल जाएगी, पढ़ लोगे, जैसे कि बूढ़ेशिप की अपडेट्स आती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर एक और नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नया एम्प्टी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये सुन लो कि आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं वो डेटा टाइप्स MySQL की सॉर्ट की गई हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली जो कैटेगरी है उसका नाम है न्यूमेरिक। ठीक, दूसरी आपकी कैटेगरी का नाम है स्ट्रिंग, और तीसरी का नाम है डेट एंड टाइम, और एंड ये वाला नहीं, एंड आएगा ये वाला। सही है, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये तमाम कैटेगरी सॉर्ट हुई हुई हैं इन 3 कैटेगरीज के अंदर। इन सॉरी, ये टाइप सॉर्ट हुई हुई हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं न्यूमेरिक पर। न्यूमेरिक में हम लोग जो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो 2 हैं। 2 में से भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो पहली वाली है, इंटीजर। ठीक है, जिसमें आप नंबर स्टोर करवाओगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, इसकी आपके पास लिमिट होती है, यहाँ पर लिखी हुई है, सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, ये रही। ठीक है, यहाँ पर इसकी लिमिट है 11 डिजिट्स। 11 डिजिट्स। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया भाई 11 डिजिट्स, ये रहा ये। ठीक, मैक्सिमम 255 तक आप इसको स्टोर करवा सकते हो। 255 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 11 डिजिट्स मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, 255 तक जा सकती है इसकी लिमिट। ठीक है, सिंपल, ये आपकी लेंथ मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास यूज़ होती है 11 डिजिट से लेकर, मैं इसको कर देता हूँ 255। दूसरी हमारे पास यूज़ होती है बिग इंटीजर। बिग इंटीजर आपके पास यूज़ होती है अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है इनफाइनाइट में, है ना भाई, जो रुक रहा नहीं है, चलता ही जा रहा है, डॉट्स डॉट्स आगे लगे हुए आते हैं जिसके साथ, तो उसको हम लोग इसमें स्टोर करवाते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। इसकी लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी पढ़ लेना, यहाँ पर बताई भी होगी, अच्छी खासी लिमिट होगी इसकी। 255 तो नहीं है इसकी लिमिट, इसकी लिमिट ज़्यादा है, यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है, इसकी लिमिट अच्छी खासी है। ठीक, बेसिकली आपको काम पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इनफाइनाइट वाली वैल्यूज़ आएंगी उनको हम लोग वीकेंड में स्टोर करवाते हैं। ठीक, ये किसका नहीं, आई स्मॉल में लिखेंगे, INT। ठीक है, तो यही है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब है ही यही, और भी आपके पास है इंटीजर वाली, जैसे कि यहाँ पर आ रहा होगा बिग और इंटीजर, और इसके अलावा आता है आपके पास
और भी आपके पास आती है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट इंटीजर के अंदर आप लोग स्टोर करवाओगे सिर्फ नॉन डेसिमल, और अगर आप डेसिमल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास आती है फ्लोट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटीजर यूज़ किया आपने डेटा टाइप किसी भी टेबल के कॉलम की, उस कॉलम के अंदर आप डेसिमल वाली वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक हो गया। स्ट्रिंग में आपके पास सबसे पहला आता है कैरेक्टर्स, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। इसकी आपके पास लिमिट होती है 255 तक, ज़ीरो से लेकर। अच्छा, कैरेक्टर्स होते क्या हैं? कैरेक्टर्स आपके पास, आप उस टेबल के कॉलम को कैरेक्टर की डेटा टाइप देते हो जिसके अंदर आपके पास हर चीज़ स्टोर हो सकती है। हर चीज़ का मतलब कि उसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उस कॉलम को हम लोग डेटा टाइप देते हैं कैरेक्टर की, ठीक। इसकी आपके पास लिमिट होती है 255 तक। ये वाली फाइल मैं सेंड कर दूंगा तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। सेम आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर वाली डेटा टाइप आप उस कॉलम को देते हो सबसे पहली चीज़ के जिसमें आपके स्ट्रिंग आ सकता है, नंबर आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, मतलब आसान लफ्ज़ों में हर तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, हम लोग करते क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी जो डेटा टाइप्स पढ़ी, इंटीजर, फ्लोट, ये सब कुछ, हम इन सब को भी डेटाबेस के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर में ही स्टोर करवाते हैं। क्यों? ताकि हमारा डेटा हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें रीड करें और जिस तरह से चाहें अपनी साइट पर उसको शो करवा सकें, ठीक। उसकी एक और वजह होती है कि अगर आपने डेटाबेस के किसी कॉलम को मिसाल के तौर पर इंटीजर वाली दी और मैं फ़ोन नंबर अगर स्टोर करवाना चाहता हूँ किसी भी यूज़र का, और मैंने उसको इंटीजर की डेटा टाइप दे दी या बिगिन की दे दी, किसी की भी दे दी, अब उसके अंदर अगर मैंने ये वाली लिमिटेशन लगाई है कि मेरे पास जो नंबर आएगा वो फ़ोन नंबर होगा। अब फ़ोन नंबर तो +92 करके भी लिखते हैं लोग, अब प्लस जो है वो तो इंटीजर नहीं है, वो तो स्टोर ही नहीं हो सकता, सही। उसकी एक और वजह होती है कि हम लोग कॉलम की, हर कॉलम की डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर रखते हैं। उसकी वजह एक और ये होती है कि हमारी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ठीक। ताकि अगर कोई भी हैकर हमारे एसक्यूएल के साथ छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करे तो हमारे पास जो डेटा है वो, हम पढ़ाऊँगा मैं, एक हमारे पास फंक्शन आता है रियल स्केप स्ट्रिंग, अगर टाइम मिला तो पढ़ा दूँगा। उसके अंदर उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उस बेसिकली ये काम करता है कि जो भी टाइप किया जाएगा इनपुट फील्ड में एज इट इज़ जाके वेरिएबल में, एज इट इज़ जाके आपके पास डेटाबेस में स्टोर होगा, चाहे उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए, वो मैं सिखाऊंगा। एक छोटा सा ट्रिक जो मैंने कहा था तुम लोगों को सिखाने का, सिखाऊंगा, ठीक। तो अगर आपके पास रियल स्किप स्ट्रिंग वाला फंक्शन लगा हुआ है तो वो जो एसक्यूएल है वो काम नहीं करते, लेकिन अगर नहीं लगा हुआ तो लॉगिन हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर और आपके डैशबोर्ड के अंदर जो आप बनाओगे किसी भी यूज़र का, सही। वो मैं पढ़ाऊँगा, वो जो मैंने बोला भी था पहले, पढ़ाएंगे वो भी, ठीक। तो हैकिंग से बचने के लिए और हर चीज़ से बचने के लिए मोस्टली जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो यही करते हैं कि हर कॉलम की डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर रखते हैं। इसके अंदर अब चाहे आप जो वेरिएबल के अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, चाहे वो नंबर में हो स्टोर हो जाएगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो स्टोर हो जाएगा, चाहे वो ईमेल हो, ईमेल के अंदर इसलिए क्योंकि ईमेल में आपका एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, चाहे ईमेल हो स्टोर हो जाएगा, ठीक। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये, सही है, क्योंकि ये हर चीज़ को सपोर्ट करेगा, हर कैरेक्टर स्टोर हो सकता है इसमें, ठीक है। और इसकी लिमिट होती है 65535, ऐसे ही है, ठीक है। इसकी लिमिट का मतलब बता देता हूँ। इसकी लिमिट का मतलब ये है कि आपका जो कॉलम बन रहा है उस कॉलम के अंदर
इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं एक रिकॉर्ड में, ठीक है। एक टेबल की रिपोर्ट। हाँ, एक रिकॉर्ड में इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक हो गया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको डिपेंड करता है कि अगर आप अव्वल तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकते क्योंकि ईमेल इतना बड़ा नहीं होता और इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपके पास और भी स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि आता है तीसरा टेक्स्ट। अब मसला ये है कि सिर्फ ये स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, स्पेशल कैरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। यूज इतना नहीं होगा क्या चीज़ टेक्स्ट वाला। यूज़ होगा? पैराग्राफ बनाओगे तो यूज़ होगा ना, ठीक। पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए सिर्फ इसकी लिमिट बताई हुई है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आता है आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट। क्या काम करता है कि अगर आपके पास लिमिट का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, ये ली लिमिट, ये रही लिमिट, अगर आपके पास पैराग्राफ इतनी लिमिट के अंदर आ सकता है तो आप ये यूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है कितना भी, तो आप ये यूज़ करोगे। ज़्यादातर ये लॉन्ग टेक्स्ट ही यूज होता है। मोस्टली पैराग्राफ के लिए लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा यूज़र कितना लिखेगा, सही है। लेकिन आप फ्रंट एंड से लिमिटेशन लगा सकते हो, जैसे कि आपके अपवर्क वगैरह पे लगी हुई होती है कि इतने कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। डिस्क्रिप्शन में अगर अकाउंट बनाया हो तो पता होगा जिसने भी, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि आप इतने ही कैरेक्टर्स लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अपवर्क पे 1200 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं हम लोग, और आपकी डिस्क्रिप्शन फाइवर की है, उस पर तो आप आई थिंक कुछ 500 या 400 लिखते हैं, या हाँ इस तरह की है, कुछ बहुत कम है अपवर्क के मुकाबले। तो अपवर्क की मुझे याद है, अपवर्क की 1200 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप नहीं लिख सकते। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आप जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज़ मैंने पढ़ाई भी है, इनपुट फील्ड्स के अंदर मैक्स लेंथ वाला एट्रीब्यूट, वो भी यूज़ कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, उससे भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लॉन्ग टेक्स्ट हो गया भाई। लॉन्ग टेक्स्ट के बाद हमारे पास आती है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर भाई कहाँ गया यार डेट एंड टाइम, ओहो ठीक है, ये आ रही है डेट। इनपुट टाइप डेट, जो आप लोगों ने पढ़ा था इनपुट फील्ड, उससे हम लोग डेटा अगर पिक कर रहे हैं तो उसको इस फॉर्मेट में, अच्छा डेटा आपके पास जो स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर वो इस फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले ईयर आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगा, ठीक। और इसकी डेट की लिमिटेशन है 1 जैन 1000 से लेकर आपकी डेट लाई करनी चाहिए 31 दिसंबर 999 तक, जो कि पता नहीं कब आएगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में होनी चाहिए आपकी डेट, इससे ना तो आगे हो ना तो कम हो, ठीक। वैसे इसका आसान सा मतलब ये कि हर डेट आ सकती है, जो बस सिंपल सी चीज़ है कि इससे पहले ना जाए, बस, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास टाइम। टाइम का ये है फॉर्मेट, इस तरह से स्टोर होता है, सबसे पहले आवर्स आते हैं, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी छोटी सी एक डिफरेंस है, चेंजिंग है, वो मैं भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये है इसका फॉर्मेट 1 साल का, माइनस से लिखा हुआ है लेकिन माइनस में कर दिया इसको। मतलब इतने आवर्स आ सकते हैं, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स मैक्सिमम। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है भाई बिल्कुल भी टाइम के बारे में, क्योंकि मैं एक चीज़ अभी बताता हूँ कि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, टाइम की पड़ जाती है, आप अगर अपने फॉर्म पर टाइम का यूज़ करते हो, इनपुट टाइप टाइम, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए फॉर्म बना रहे हो तो उसके लिए टाइम तो ज़रूरी है, तो वो वाली चीज़ के लिए, ठीक। अगर आपका अब तो ये सीन हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम के ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म्स बन रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करते हो कि मुझे किस स्लॉट में पढ़ना है, कौन सा स्लॉट मेरे लिए कंफर्टेबल है, उसमें भी टाइम यूज़ होता है, यूज़ हो रहा है बिल्कुल। उसके लिए मैंने टाइम वाली चीज़ पढ़ी नहीं है, उसका वजह है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी चलाएंगे, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अपनी चलाने के लिए भाई हम सिंपल सी चीज़
डेट टाइम कुछ भी चीज़ हो हम उसको वेरिएबल कैरेक्टर में स्टोर करवा सकते हैं। उसकी वजह, हम लोग अगर डेट को स्टोर करवाते हैं तो हमेशा ऐसे ही स्टोर होगी। सबसे पहले साल आएगा, उसके बाद आपके पास मंथ आएगा, उसके बाद आपकी डेट आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस तरह से कुछ स्टोर करवाना। फॉर्मेट तो मेरी मर्जी का हो सकता है, क्लाइंट तो कुछ भी बोल सकता है, हमें क्या। वो तो बोलेगा नहीं मुझे ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, फिर क्या कर लोगे? ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में ना, जिस तरीके से आप डेटा को स्टोर करवाओगे अपने डेटाबेस के अंदर, जब उसको डेटाबेस से निकाल कर अपने क्लाइंट को दिखाओगे तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने उसको स्टोर करवाया हुआ है। सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और उसके अंदर जो हमारा प्लेस होल्डर होता है उसके अंदर इस टाइप का एक फॉर्मेट बता देते हैं कि आप अपनी डेट को इस फॉर्मेट में प्लेस करोगे इनपुट फील्ड में तो ही आपकी डेट स्टोर होगी। और अगर नहीं होगी तो हम लोग PHP में एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है भाई ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, ये आपके पास क्या काम करता है? ये आपके पास काम करता है आपकी इनपुट फील्ड्स में आने वाले डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने का। जगह पे रखने का नहीं, हर तरह से रिस्ट्रिक्ट करने का। मतलब हम जितना चाहें रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जितना चाहें रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि भाई मेरे पास मिसाल के तौर पर मैंने एक ईमेल का इनपुट फील्ड बनाया, इनपुट टाइप ईमेल जो हम लोगों ने नॉर्मली सीखा, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि जब तक यूज़र नेम, जो यूज़र नेम कह रहा हूँ, जो आपका ईमेल है, जो ईमेल है उसके अंदर शुरू में टेक्स्ट आएगा, ठीक, उसके बाद नंबर्स आएंगे, उसके बाद @ आएगा, उसके बाद कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद .com आएगा। ठीक, तो जो फॉर्मेट मैंने डिफ़ाइन किया है अगर इससे यूज़र ज़रा सा भी हटा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम लोग, मतलब बेहद। लेकिन इतनी इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ये फंक्शन है सर। ये ज़रूरत है, बिल्कुल है। रिस्ट्रिक्शन की हाँ बिल्कुल है, उसकी वजह है कि हमारे पास हैकिंग होती है। और अगर यूज़र के पास कोई कंपनी ना हो तो क्यों नहीं होगी? जिसके अंदर वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है उसी के नाम से उसका ईमेल एड्रेस बनेगा ना। आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है वो मेरी रिकमेंडेशन थी कि वो ऐसे ही बनता। आप लोगों का जो पोर्टल बना है उस पर जो आप लोग ईमेल प्लेस कर रहे हो तो जीमेल वाला प्लेस कर रहे हो लॉगिन करने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि आप लोगों का ईमेल बनना चाहिए आपका नाम और उसके बाद @pixelhouse.com, ऐसे ही होता। सही है, लेकिन सही है भाई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या फंक्शन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। बताएंगे आप? टाइम मिला तो बता दिए क्या? ये है अजेक्स का, ये अजेक्स का नहीं है, PHP का है, इसको काउंट करते हैं अजेक्स के अंदर मोस्टली, लेकिन ये PHP का फंक्शन है, PHP का सॉरी टॉपिक है। इसके अंदर आपके सब फंक्शंस आते हैं जिनसे ये रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। उसके अंदर आप अपना फॉर्मेट डिफाइन करते हो प्रॉपर कि मुझे मेरा डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए। सही डन है? कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ लो उसमें। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप। आपका CNIC नंबर होता है, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि शुरू के अंदर आपके पास कितने नंबर आते हैं? 11, पाँच आते हैं, उसके बाद 7 आते हैं और उसके बाद 1 आता है, सही है ना? 5, 7 और 1 और बीच में डैश भी आने चाहिए। इस तरीके से आप पूरी प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ। जब तक वो अपने इस फॉर्मेट को नहीं फिल करेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एक भी डैश उसने मिस कर दिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक हो गया? डन हो गया? कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ लो।
तो ये है सीन। तो हम लोग अपनी डेट, टाइम, इंटीजर, फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, जो चाहो हम सबको वेरिएबल कैरेक्टर में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट में नहीं करवा सकते क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट आपका स्पेशल कैरेक्टर जो नंबर सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है बस। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट को रख देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ इसको मतलब लेस करवाना है वेरिएबल कैरेक्टर। पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ का भी, साइज़ का भी फ़र्क है। वेरिएबल कैरेक्टर का जो साइज़ है वो 65535 है, मतलब 65,000 कुछ, और इसका जो है ये तो बहुत है, बहुत है, बहुत। इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह तुम लोग समझोगे जब प्रैक्टिकल देखोगे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं क्योंकि आप एक टाइम के अंदर एक कॉलम में डेटा स्टोर करवाओगे, ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ के बात वहीं पर ही आ जाती है कि अगर मैं अपने डेटा को सबसे पहले लॉन्ग टेक्स्ट में स्टोर करवा रहा तो लॉन्ग टेक्स्ट में स्पेशल कैरेक्टर तो जाएगा ही नहीं, तो वो तो वहीं रुक गया। उसके लिए यूज़ कर लेंगे ना पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए यही होगा, सिर्फ सिर्फ इसके लिए यूज़ कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए उसको वही होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही है। सही है, फाइल में सेंड कर दूंगा, पढ़ लेना। जितनी हमारी काम की चीज़ें थी, डेटा टाइप्स थी, वो हमने डिस्कस कर ली। बाकी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली फाइल में सारी सेंड कर दूंगा, एक नज़र पढ़ लेना बस। ये डेटा टाइप्स लाती है ना क्या? ये सारी। ठीक है, डेटाबेस की डेटा टाइप्स नहीं है। ठीक है, एक नज़र पढ़ लेना, हिफ्स वगैरह करना नहीं है, कुछ नहीं करना, वो सब प्रैक्टिकली देखते देखते समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्या टाइम मिला तो आखिर में बता दूंगा। ठीक है, डेटा टाइप्स के बाद आपके पास आती है, यहाँ पर मैंने हेडिंग नहीं लगाई इसकी, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बाद आपके पास आती हैं भाई कीज़। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कीज़ यूज़ होती हैं आपके डेटाबेस के अंदर आपके कॉलम्स को प्रोवाइड करने के लिए। कीज़ जिस तरह से आपकी डेटा टाइप्स बहुत सारी हैं, उसी तरीके से आपकी कीज़ भी बहुत सारी हैं। हमारे काम की हैं सिर्फ 3 की, वही पढ़ेंगे, वही डिस्कस करेंगे। पहली है प्राइमरी की, दूसरी है यूनिक की, तीसरी है फॉरेन की। ठीक है, ये 3 कीज़ हैं जो हमारे काम की है। वैसे बहुत सारी कीज़ हैं, कैंडिडेट की आती है, सुपर की आती है, और अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट की है, एक और इस टाइप की नाम की आती है। वो जो बाकी इसके अलावा जो कीज़ हैं वो थ्योरी की हद तक हैं, प्रैक्टिकल में आपकी ये 3 कीज़ ही काम आएंगी। ठीक है, तो बाकी जो कीज़ हैं वो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना मर्जी है तुम्हारी, हमारा काम इनसे निकल जाएगा बहुत अच्छे से। कॉलम्स के लिए इनमें डिफरेंस है। ठीक है, प्राइमरी की आपके पास यूज़ होती है हमेशा, प्राइमरी की में यूनिक डेटा आएगा, मतलब सेम डेटा एक से ज़्यादा मर्तबा स्टोर नहीं करवा सकते। सही है, एक रिकॉर्ड मैंने मिसाल के तौर पर एक नाम स्टोर करवा दिया किसी भी नाम से, पिक्सल हाउस के नाम से अगर मैंने एक बार स्टोर करवा दिया डेटा, तो अब इस कॉलम के अंदर जिसको मैंने प्राइमरी की दी है, उस कॉलम के अंदर मैं फिर दोबारा पिक्सल हाउस नहीं लिख सकता। जैसे इजी पे सजेस्ट करना क्या होता है? ये अगर CNIC एक दफा दे दिया CNIC तो होता ही अलग ही है। हाँ, CNIC तो वैसे भी एक ही होता है। हाँ, उसमें भी एक ऐसा ही, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। ठीक है, आपकी इसको ऑडियो के लिए मतलब अप्लाई करते हैं, ऑडियो के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वीडियो के लिए इस जैसी वीडियो और दोबारा या ऑडियो दोबारा क्यों लगाओगे ऐसे रिस्ट्रिक्शन?
ये पॉसिबल नहीं है। ये आपके डेटा के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, अगर वो चलो सेम अगर अपलोड भी कर रहा है लेकिन उसकी फ़ाइल का नाम तो हर बार अलग हो सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन कैसे लाओ? वो तो आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी चीज़। वीडियो को PHP कैसे रीड करेगी, ये बात है सारी। आप एडमिन करेगा उसको तो सॉर्ट, कि मुझे एडमिन के पास सारी अथॉरिटी होगी, वो जिसको चाहे डिलीट करे, सिंपल। वो चीज़ अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हाँ लिया जा सकता है कुछ कुछ, ठीक है। अब तो AI से तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, सेम डेटा आप एक से ज़्यादा मर्तबा यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि प्राइमरी की में आने वाला डेटा नल नहीं हो सकता, मतलब नल नहीं हो सकता। मैं ये चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। एक होती है चीज़ नल और एक होती है एम्प्टी, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एम्प्टी एक अलग चीज़ है, नल एक अलग चीज़ है PHP के अंदर, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल रफ बता रहा हूँ सिंपल। ठीक है भाई, बस इतना सा डिफरेंस है यूनिक की में। यूनिक की का डेटा भी एक से ज़्यादा मरतबा सेम नहीं हो सकता, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस इतना सा है कि आप इसके अंदर नल रख सकते हो वैल्यू एक मरतबा, क्योंकि एक मरतबा नल आ गई तो अब पहले वाली क्या बात है, सेम डेटा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता, तो अब नल दोबारा नहीं आ सकता। तो नल एक मरतबा आ सकता है, प्राइमरी की में एक मरतबा भी नहीं आ सकता। ठीक हो गया, डन हो गया। पहले हमारे पास अभी कुछ आई थिंक 1 महीना पहले एक अपडेट आई है MySQL की, उसके अंदर इसकी प्राइमरी की और यूनिक की एक डिफरेंस और था, लेकिन जो अपडेट आई है उसके अंदर वो वाला डिफरेंस ख़त्म कर दिया। यह डिफरेंस था कि अगर मैं किसी कॉलम को प्राइमरी की देता हूँ और किसी कॉलम को आपके पास यूनिक की देता हूँ, तो प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ करती थी 1 से, ठीक है, और यूनिक की बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ करती थी 0 से। ये डिफरेंस था 1 महीने 1.5 महीने पहले, अपडेट आने से पहले। अभी लेटेस्ट वाली अपडेट के अंदर भाई अपडेट कर दिए ये वाली चीज़, अब दोनों 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये वाला डिफरेंस होगा। अब ये 0 डिफ़ॉल्ट में नहीं उठाएगा, खुद देंगे तो उठा लेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में नहीं उठाएगा, ठीक है भाई। फॉरियन की आपके पास यूज़ होती है, मैंने बताया था कि आप टेबल्स बनाते हो, कॉलम्स बनाते हो। कॉलम्स, एक मैंने टेबल बनाया किसी दूसरे के अंदर, सॉरी एक कॉलम बनाया मैंने किसी दूसरे टेबल में, एक कॉलम बनाया मैंने किसी दूसरे टेबल में। अब इन दोनों टेबल्स को, इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स को अगर मैं लिंक करना चाहता हूँ आपस में, तो वो चीज़ आपकी होती है फॉरियन की से। वो सिखाऊंगा, लिंक प्रैक्टिकल से समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए ये हमारे पास यूज़ इसलिए होती है कि एक मेरे पास टेबल आ रहा है जिसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सारे, और एक मैंने टेबल बनाया जिसके अंदर मेरे सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं लिंक बनाऊंगा कि मेरा कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसके लिए यूज होती सही है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं सबको एक साथ नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स भी मेरे एक ही टेबल में आ रहे हैं और मेरे कस्टमर्स भी एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो मेरा डेटा कितना मैच हो जाएगा, मुझे खुद समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, जैसे अमेज़न वगैरह पे होता है। हाँ होता है, ठीक है। ये सीन है बस, ठीक है, डन है। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ लो, छोटी सी थ्योरी दी है, उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं पूछना, आगे बढ़े। ये दोनों फाइल्स में भेज दूँगा, ये तो बल्कि थ्योरी वो भी पेश ही कर लेंगे। वेब सर्वर ओपन है कि नहीं है, ओपन है भाई, तो हम करते हैं लोकल कुछ डेटाबेस क्रिएट कर लिया था हम लोगों ने, उससे किया था हमने इंटरफेस से। पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी आपके पास, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ना भाई,
जो एक लैंग्वेज है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करती है, जो हाँ, तो आपके पास जो क्यूरी लफ्ज़ है, क्यूरी लफ्ज़ आपके पास इसका मतलब होता है, सही है, ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग डेटाबेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो वो आपके पास अगर आपकी क्यूरी प्रॉपर रन है हुई भी है, जैसा कि उसने सिंटेक्स आपको दिया हुआ है, अगर आपने में से लिखा हुआ है तो रन हो जाएगी, वरना एरर देगा। सिंपल, जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट और PHP में देता है। लॉगिन किया मैंने, ठीक है भाई, डेटाबेस डेटाबेस कहाँ है भाई? स्टूडेंट क्रिएट किया था, ठीक है ना, ये हमने किया था इंटरफेस के थ्रू, तो मुझे ये डेटाबेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको करूँगा डिलीट। डेटाबेस, हाँ नहीं, हमने इंटरफेस से किया था, अब हम करेंगे SQL से, क्यूरी से, कोड से। हाँ बिल्कुल, क्यूरी से करेंगे, हाँ मतलब एक ही बात है। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक करने के बाद जो डेटाबेस आपके काम का नहीं है, सबसे पहले उस पर क्लिक करोगे और उसको डिलीट करना चाहते हो। डिलीट करने के लिए आप जाओगे ऑपरेशंस में, और यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा ड्रॉप टेबल या रिमूव टेबल करके, ये रहा, रिमूव द डेटाबेस। क्लिक किया इस पर मैंने, ओके कर दिया, ये मुझे पूछ रहा है सिंपल, तो यहाँ से आपका डेटाबेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, न्यू पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं नया डेटाबेस क्रिएट, अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो क्यूरी से करेंगे, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करेंगे लिख कर अपने डेटाबेस से कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी क्यूरी जो आप डेटाबेस में रन करना चाहते हो, उसके लिए आपको टैग दिया हुआ है SQL का। कोई भी क्यूरी लिखनी है यहाँ लिखोगे, क्यूरी लिखने का सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि मैं एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, है ना भाई। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्यूरी आती है, क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद लिखोगे अपने डेटाबेस का नाम, ठीक है। डेटाबेस का नाम स्टूडेंट ही रख देते हैं, ठीक है। पहले एरर आ रहा, चला गया, दिखा देता हूँ। एरर आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड पर, केस में लिखना जरूरी है, क्रिएट डेटाबेस नहीं ज़रूरी नहीं है, स्मॉल केस में भी लिख सकते हो आप। अच्छा हाँ, अच्छा सवाल पूछा कि डेटाबेस केस इनसेंसिटिव है, आप छोटे में लिखो बड़े में लिखो आपकी क्यूरी रन हो जाएगी, सिवाय नामों के। नाम जैसे दोगे वो वैसे ही आएगा। कॉलन का जो नाम रखूँगा मैं स्मॉल कैरेक्टर में रखूँगा तो स्मॉल में ही आएगा, कैपिटल में रखूँगा कैपिटल में आएगा, स्मॉल कैरेक्टर दोनों में रखूँगा तो उसमें आएगा, ठीक है। तो आपके पास आपने बोल दिया कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक डेटाबेस जिसका मैंने नाम रखना है स्टूडेंट, ठीक है। आपका अभी अगर आप मैं इस क्यूरी को रन करूँ तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये जो तरीका है ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है क्यूरी को लिखने का। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी क्यूरी को लिखना चाहते हो, उसके लिए जितने भी नेम्स हैं, चाहे आपके डेटाबेस का नाम हो, चाहे आपके टेबल का नाम हो, चाहे आपके कॉलम्स का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको आप हमेशा लिखोगे बैकटिक में। हाँ, बैकटिक क्या चीज़ होती है? हाँ, ठीक है। आपका टैब का बटन होता है लैपटॉप के अंदर, कीबोर्ड के अंदर, टैब के ऊपर आपके पास एक की होती है, ये वाली, इसे कहते हैं बैकटिक, ठीक है। दिखाऊँ टेबल, इसको लेफ्ट टेढ़ा करके दिखाऊँ, टैब के ऊपर, ठीक है। बैकटिक में लिखोगे, ये आपके पास आपकी चीज़ों को अलग से दिखा रहा है किसी दूसरे बंदे के लिए भी कि नाम कैसे हैं, नाम क्या क्या हैं और क्यूरी क्या क्या है, उसके समझ में आसानी से आ जाएगा। नाम के लिए सिर्फ बैकटिक करेंगे, बाकी क्यूरी नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। डन है भाई, ये हमारी क्यूरी होगा। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, कॉपी इसलिए कर लो, सेंड कर,
आज की हमारी क्लास पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें रख भी लेते हैं। अब क्या वेब सर्वर और 135 23 10 23 ठीक है। ये वाली आपकी ये थ्योरी, हाँ सही, ये थ्योरी भी यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाली फ़ाइल मैं सेंड कर दूँगा। बाकी ये तो फाइल वैसे ही मैं TXT में भेज दूँगा। ठीक है, तो क्यूरी यहाँ हमने लिख ली, कॉपी कर ली। करने के बाद जब आप अपनी पूरी क्यूरी लिख लो, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरीके से क्यूरी लिखो, और अगर इसको और प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो ऐसे कर दो सेमी कॉलन। अगर सेमी कॉलन लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। ये ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, चलो पहले हटा के देख लेते हैं। क्यूरी जब पूरी लिख ली प्रॉपर, लिखने के बाद अगर कोई एरर होगा तो वो वैसे भी यहाँ पर कट करके दिखा रहा था। ठीक है, अगर सिंटेक्स एरर होगा तो यहाँ पर कट का ऑप्शन आएगा, अगर लॉजिकल एरर होगा तो आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप अपनी क्यूरी को रन करोगे। अपनी क्यूरी को रन करने के लिए, या ये कहो कि अपने डेटाबेस को ये बात समझाने के लिए कि मैंने पूरी क्यूरी लिख दिया, आप अपनी फंक्शनिंग शुरू करो, उसके लिए आप सिंपल क्लिक कर दोगे। ठीक है, डेटाबेस भी क्रिएट होकर आ गया, और यहाँ पर आपके पास बता भी रहा है कि आपने जो क्यूरी लिखी थी वो प्रॉपरली रन हो गई है, और ये भी बता रहा है कितना टाइम लिया उसे रन होने के अंदर। अगर आपकी क्यूरी प्रॉपरली सक्सेसफुली रन हो गई है तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन आता है टिक होगा। अगर क्यूरी रन नहीं हुई तो आपके पास रेड कलर में एरर आता है, और एरर आपके पास पूरा बता रहा होता है कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, वो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वो गलतियाँ भी आएंगी हमारे सामने। लॉजिकल एरर भी बताना है। लॉजिकल एरर बताता है, अगर आपने क्यूरी वगैरह लिखने में कुछ गलती की है या कुछ इस तरह का किया तो वो बताएगा। ठीक है, डन है, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपका डेटाबेस के अंदर जो फॉर्मेट है वो किस तरह से चलता है। फॉर्मेट आपका इस तरह से चलेगा हमेशा। सबसे पहले क्रिएट होगा डेटाबेस, सही है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद करेंगे हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट। टेबल से एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक डेटाबेस में आप मल्टीपल टेबल्स को सॉर्ट करके बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल डायरेक्ट कॉलम्स बनाते हैं टेबल्स में। रोज़ क्यों नहीं बनाते? क्योंकि रोज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ही होती है। मैं 10 कॉलम बनाऊंगा तो रो खुद ब खुद बन जाएगी लाइन से, अगर मेरे कॉलम आ रहे हैं तो उसमें रो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ कॉलम्स डायरेक्ट डिफाइन करते हैं तो वो रो खुद ब खुद बन जाती है, तो वही बनाते हैं। ठीक है, डन है। कुछ मसला कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लो। ठीक है, एक डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस एक ही बनेगा, और एक नाम का डेटाबेस एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आप कितने भी टेबल्स बना सकते हो, और एक नाम का टेबल एक मरतबा ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, उस टेबल के अंदर आप जितने चाहो कॉलम्स बना सकते हो। एक नाम का कॉलम एक ही दफ़ा बनेगा, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं बन सकता। जैसे अभी अपने डेटाबेस क्रिएट करा, स्टूडेंट के नाम से, हाँ, नीचे हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, इस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर उसके नीचे हम क्रिएट, ना उसके नीचे नहीं लिखेंगे, अलग से लिख दो। जैसे अभी बताते हैं। बता रहे हैं ना वो सर। ठीक है भाई, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया यार। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे खुद बोल रहा है इंटरफेस के थ्रू अगर मैं टेबल बनाना चाहता हूँ या मैं कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ इंटरफेस पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग इसको PHP से कनेक्ट करेंगे तो PHP में हमें इंटरफेस नहीं मिलेगा, हमें क्यूरी मिलेगी, कोड मिलेगा। तो PHP की फाइल में हम ये नहीं बता सकते कि जाके क्रिएट का बटन दबाओ, लेकिन हम क्यूरी लिख सकते हैं अपनी PHP के अंदर। ये मसला है। आप अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, अव्वल तो तुम लोग PHP पढ़ लोगे तो वर्डप्रेस में इंटरफेस सिखा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो इंटरफेस वाली चीज़। अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्डप्रेस अपने टेबल्स, अपने रोज, अपने कॉलम्स खुद बनाता है। इंस्टॉल करते हैं हम लोग तो वो इंस्टॉलेशन के वक्त ही बना देता है। ठीक, अव्वल इतना मुश्किल नहीं है। आप क्यूरी सीख गए, इंटरफेस भी सीख जाओगे, बट इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मुझे क्रिएट करने हैं टेबल। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो SQL पर गया मैं दोबारा, क्योंकि मुझे क्यूरी रन करनी है। और यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा क्रिएट, हाँ मोस्टली नहीं भी जाता, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे डेटाबेस पे क्लिक कर रहे हो, दोबारा उस डेटाबेस पर आ रहे हो जहाँ पे आपने क्यूरी रन की थी, तो पेज रिफ्रेश हो गया उतनी देर में, तो वो क्यूरी ख़त्म हो गई। लेकिन आपने जिस डेटाबेस पे क्यूरी रन की है, अगर दोबारा उसी पर ही हो, रिफ्रेश नहीं किया, तो फिर आप शो क्यूरी पे क्लिक करते हो, ऊपर एक ऑप्शन आ भी रहा था, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमें हमारी पुरानी रन की हुई क्यूरी दिखते हैं। सर्च के बराबर में क्यूरी आई है, वो है कहाँ पे? सर्च के SQL के सर्च है, उसके बाद में क्यूरी है। ये वाली चीज़ का बोल रहे हो? क्यूरी विंडो, यहाँ पर ये क्यूरीज के बारे में सिंपल बता रहा है, कॉलम्स, टेबल्स, क्यूरी बाय एग्जांपल। हाँ, होपफुली शायद उसी के टाइप की चीज़ों मैंने कभी यूज़ नहीं की भाई अभी तक। हमारा काम SQL से हो जाता है। ठीक है, तो भाई मुझे टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल। डेटाबेस क्रिएट करना था, क्रिएट डेटाबेस लिखा था। टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम पैक्टिक में अपने टेबल का नाम, क्या नाम लिखें? सही है, और स्टूडेंट्स लिख दिया। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसी के साथ हम लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि हम इस टेबल में कितने कॉलम्स बनाएंगे, और उन टेबल से उन कॉलम्स के नाम क्या होंगे, उन कॉलम्स की डेटा टाइप क्या होगी, वो सब भी हाथ क्या तो बताना पड़ेगा। एक ही लाइन में बताएंगे, ठीक है भाई। तो आपने टेबल की क्यूरी इतनी ही है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब बताएंगे हम इसको कॉलम्स, और कॉलम्स बताने के लिए आप सबसे पहले यूज़ करोगे ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में सबसे पहले लिखोगे आप अपने सबसे पहले कॉलम का नाम। कॉलम नहीं लिखते तो रो लिखते पहले, तो रो का तो है ही नहीं सीन, ठीक है, डायरेक्ट कॉलम्स का सीन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले कॉलम का नाम, मैं सबसे पहले कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ सीरियल नंबर, S नंबर रखती है, ठीक है। आप ID रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी खुशी। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको बोला प्राइमरी की। ये वाला मेरा जो कॉलम होगा ये प्राइमरी की बनेगा, नहीं सेम डेटा एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ सकता, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी की बनेगा। उसके बाद मैंने इसको बोला ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जितना डेटा आता जाए खुद ब खुद उतनी काउंटिंग चलती जाए। एक डेटा आएगा खुद ब खुद 1 हो जाएगा, 2 डेटा आएगा खुद ब खुद 2 हो जाएगा, 3 डेटा आएगा खुद ब खुद 3 हो जाएगा, डायनेमिक काम। सही है। उसके बाद यहाँ पर अभी भी एरर दे रहा है। एरर अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं एक चीज़ भूल गया, कॉलम को डेटा टाइप बताना, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसको इसलिए बनाया है कि जो हमारे पास सीरियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 उसके लिए बनाया, काउंटिंग के लिए, ठीक है। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ये चीज़ के लिए, तो काउंटिंग में हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, एरर देगा। मैंने लिखकर चेक नहीं किया, कर लेते हैं, इंटीजर को एंड में लिखते हैं, चेक कर लेते हैं, मैंने कभी चेक नहीं किया। होपफुली नहीं दे, या होपफुली दे रहा, चलो ठीक है। तो फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, डन है।
कॉलन के नाम के बाद फॉरन डेटा टाइप और उसके बाद आपकी प्राइमरी की एक OG चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद इस पर ना दे, होपफुली इस पर नहीं देगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये ऐसी होनी चाहिए हमेशा। बाकी इसको आप लिख सकते हो आगे पीछे। अच्छा, ये भी एक कॉलम बन गया। एक कॉलम बन गया, बस इतना सा कोड सही है। सब बता दिया हमने इतनी सी बातों में कि हमारे कॉलम का नाम, डेटा टाइप, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, दूसरा कॉलम बनाना चाहते हैं हम, ठीक है ना, कॉमा लगाओगे सबसे पहले। उसके बाद टेक, दूसरे कॉलम का नाम सबसे पहले। दूसरे कॉलम के नाम के लिए मैंने कहा भाई नेम। अच्छा सर, एक एक करके भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं? जैसे एक कॉलम बनाना है, एक ही साथ कॉलम एक साथ बनाना है। टेबल जितने उसमें कॉलम्स आएंगे सब एक साथ डिफाइन करना है। हाँ, उसके लिए है तरीका, हाँ, ऑल्टर करने का, बढ़ाऊंगा वो, ठीक है। नेम, दूसरे कॉलम में जो मेरे पास बनेगा उसका मैंने नाम रख दिया नेम। और उसके बाद मेरे पास नाम के अंदर आपके स्पेस आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो इसको हम लोगों को रखना पड़ेगा वेरिएबल कैरेक्टर में। और वेरिएबल कैरेक्टर की जो आपके पास लिमिट है 65535, ठीक है, इतनी ज़्यादा आएगी। मैं इतनी ज़्यादा नहीं रखना चाहता, आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी रख सकते हो उसको, ठीक है, लिमिट मैक्सिमम, ठीक है। मैं इसको रख देता हूँ, हाँ 50 रख सकते हो, लेकिन मैं इसको मोस्टली जो डेवलपर्स रखते हैं वो रखते हैं 256, मोस्टली जो डेवलपर्स रखते हैं, ज़्यादातर डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं। हाँ, लिमिट देना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी। खाली दोगे तो फिर क्यूरी रन नहीं होगी, एरर आएगा। इंटीजर को आप लिमिट नहीं दो, बाय डिफ़ॉल्ट 11 डिजिट उठा लेगा, अगर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल कैरेक्टर को लिमिट देना ज़रूरी है। ना दे तो एक हो जाएगा। नहीं देंगे तो एरर शो करवाएगा, क्यूरी रन नहीं होगी। हाँ, लिमिट दे सकते, 50 दे दो, भले 10 दे दो, तुम्हारी मर्ज़ी। किसके 11 के ही होते हैं, सारी कंट्री के। ठीक है, विदाउट कंट्री कोड। हाँ, कंट्री कोड के साथ तो वो बढ़ जाता है ना, 92 प्लस प्लस भी लग जाता है। वेरिएबल कैरेक्टर में आएगा, बताया तो अभी। अलग अलग क्यों आएगा, पूरा एक साथ आएगा। रेजेक्स यूज़ करेंगे हम, रेजेक्स के थ्रू हम इनपुट फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बंदा +92 करके +91 जो भी उसका कोड है वो डालेगा, फिर अपना नंबर डालेगा, सेम टू सेम डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। जब हम उसको फैच करवाएंगे डेटाबेस से यूज़र को दिखाने के लिए, तो ऐसे ही उठ के डेटाबेस आ जाएगा। हाँ, क्योंकि प्लस आ रहा है, उसको इंटीजर नहीं कर सकते, प्लस है क्योंकि। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने अपना दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया, दूसरे डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया और वेरिएबल कैरेक्टर। इसको ना तो ऑटो इंक्रीमेंट देना है, प्राइमरी की इसको दे दी हम लोगों ने, ठीक। इसको कोई की देने की ज़रूरत नहीं है, ना देने की वजह बता देता हूँ। आपने 3 कीज़ पढ़ी हैं, प्राइमरी दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल में जो कॉलम्स बना रहे हो, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं दे सकते, एक से ज़्यादा यूनिक की नहीं दे सकते, एक से ज़्यादा आपके पास फॉरिन की तो वैसे एक ही बनेगी, एक से ज़्यादा नहीं बनती मोस्टली। तो प्राइमरी की एक से ज़्यादा बन सकती हैं और यूनिक की एक से ज़्यादा बन सकती हैं कॉलम के अंदर, और फॉरिन की भी कुछ रेयर केसेस में एक से ज़्यादा बन सकती है। एक ही कॉलम को 3 दिन प्राइमरी भी दे सकते तो हैं, वो रीड कौन सी करेगी कि सारी चलेंगी अपने हिसाब से, सारी काम करेंगी। लेकिन नेम हम लोग कॉलम बना रहे हैं, नेम एक से ज़्यादा बंदों के सेम हो सकते हैं, तो हम ना तो प्राइमरी की दे सकते हैं, ना तो यूनिक की दे सकते हैं। और हम लोग नाम का अभी फॉरिन की तो बना ही नहीं रहे, सीधा सीधा कॉलम बना रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हम लोग फॉरिन की भी नहीं बना रहे, तो तीनों की इसमें से कोई भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या चीज़, एक और कॉलम बना लेते हैं, ईमेल। क्या? हाँ, भले भले भले, अभी तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, मैं सही है, तो मैंने ईमेल क्रिएट कर लिया। ईमेल भी आपका स्पेशल कैरेक्टर आएगा, है ना, वैसे
सिंपल, लिमिट बता दी ना, सेम रहेगी। सेम रख दो आप, क्योंकि कोई भी ईमेल 255 से कैरेक्टर तो अव्वल तो नहीं पहुँचेगा, 100 तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी फ्यूचर का ख्याल रख के इतना लग दिया लेकिन, ठीक है। 3 कॉलम्स बन गए, तीनों के बारे में एक एक चीज़ बता दी, क्यूरी कॉपी कर ली, गो पे क्लिक करता हूँ, कॉपी करिए। सेंड करेंगे ना हम। क्यूरी रहना वही प्रॉपर तरीके से, हमने कोई गलती नहीं की लिखने में, और ये बता रहा है कितना टाइम लिया क्यूरी ने। तो तुम जो पूछ रहे थे, शो पे क्लिक करोगे यहाँ पर और आपको आपकी पूरी पुरानी क्यूरी दिखा देगा, ठीक है। पेज क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ तो उसने दिखा दिया, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स के नाम से आपका टेबल बना हुआ है, ये क्या हो गया? नेम दिखा, नेम के बाद उसमें ईमेल लिखना है, मैं लिखा, कॉल लगा दो, और लिखा बाहर जो ईमेल कैरेक्टर हाँ हाँ, ये से एक दफ़ा लिखते हैं, एक दफ़े लिखते हैं मतलब, नेम के बाद कॉल लगा के ईमेल लिखते हैं और ये लिखा हुआ है उसके साथ होगा, लेकिन 2 कॉलम में मुझे नहीं लगता, मुश्किल है, ट्राई कर लेना, मैंने कभी किया नहीं, अभी इसके अंदर मुश्किल हो सकता है, एरर शो करवा दो। कॉलम क्यों नहीं बनेगा अरे? कॉलम्स क्यों नहीं बने हुए आ रहे, अभी देखते हैं क्यों नहीं बने हुए आ रहे। ये आ गया आपका टेबल, क्लिक करता हूँ, ये टेबल कॉलम का अंदर ही क्या है? सर टाइप का करेंगे। एस नंबर के नीचे आपका एस नंबर आएंगे, नाम के नीचे नाम आते जाएंगे जो जो हम प्लेस करते जाएंगे, ईमेल की जगह पर ईमेल जाते जाएंगे जो जो हम लोग प्लेस करते जाएंगे। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। अभी कुछ भी हमने नहीं किया,